हाँ भाई, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था शिफ्ट फ्रॉम द ग्लास स्लैब, कि कोई भी ग्लास स्लैब है तो किस तरीके से हम शिफ्ट निकालते हैं। ग्लास स्लैब है अगर और आसपास सेम मीडियम होना चाहिए, ये बात भी करी थी। आप दूसरे शब्दों में हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर लेट से कि ये अगर स्लैब है तो अगर इधर ऑब्जर्वर है और इधर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट सेम मीडियम में होने चाहिए। ठीक है, ये अपना रूल था। और जो अपनी शिफ्ट थी वो कुछ ऐसे आती थी, टी 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय म्यू ऑफ स्लैब, राइट। तो ये सारी बात थी। तो यहाँ से हम शिफ्ट निकालते थे। शिफ्ट पॉजिटिव भी आती थी, नेगेटिव भी आती थी, मतलब शिफ्ट इस साइड भी आएगी और शिफ्ट इस साइड भी आएगी, राइट। इसका हमने बोला था कि जिस साइड काम की रेस जा रही है उस साइड हमें शिफ्ट लेनी है, राइट। जैसे इस ऑब्जेक्ट से रे इधर जाएगी, अगर इधर जाएगी तो शिफ्ट भी इधर ही आएगी, तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, अब जैसे ये तो एक स्लैब हो गया, जब तुम लोगों को 2-3 स्लैब एक साथ दिए होते हैं तब तुम लोग कैसे आगे बढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसके अंदर मुझे काफी सारे स्लैब्स एक साथ दे दिए गए, ये वाले फिर ये वाले, राइट। जस्ट अ सेकंड, या और लेट्स से कोई तीसरा स्लैब है ऐसा। तीनों की वेट कुछ भी अलग अलग हो सकती है। लेट्स से ये है 10 सेंटीमीटर का, ये है 15 सेंटीमीटर का और ये है 25 सेंटीमीटर का। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है। इसका लेट्स से n है 1.5, इसका n है 2 और लेट्स से इसका n है कितना है 4/3। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के मीडियम्स हो सकते हैं। लेट्स से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर कहीं पे है अपना ऑब्जर्वर, राइट। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ बाहर एयर है या कोई भी मीडियम दे सकते हो। लेट्स से यहाँ पर है ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस भी कुछ 30 सेंटीमीटर है, राइट। अब मगर ये मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द शिफ्ट, टोटल शिफ्ट ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इस वाले ऑब्जेक्ट की कितनी टोटल शिफ्ट ऑब्जर्व करेगा। टोटल शिफ्ट का मतलब है कि इसकी वजह से जो शिफ्ट हुई प्लस इसकी वजह से जो शिफ्ट हुई प्लस इसकी वजह से शिफ्ट हुई, तीनों की जो शिफ्ट है वो हमें इंडिविजुअली बतानी है। ठीक है, ओके। तो भाई इसकी वजह से जब शिफ्ट निकालोगे तो S1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो S1 विल बी इक्वल टू जो भी अपना मेथड है 10 माइनस 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय म्यू ऑफ स्लैब, तो 1 डिवाइड बाय 1.5। देन इसके अंदर शिफ्ट क्या आ जाएगी 15, 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग में तो अभी भी n इक्वल टू 1 है, राइट, एंड डिवाइड बाय 2 एंड S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, t मतलब 1 माइनस 1/4/3, राइट। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10, 1 माइनस ये आ जाएगा 2/3, so it will be 10 into 1/3, so that is 10/3 सेंटीमीटर। That is a shift from the first slab। उसी तरीके से S2 आ जाएगा 1/2 हो जाएगा तो 15/2 सेंटीमीटर और S3 की वैल्यू आ जाएगी 3/4 तो 25/4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तीनों की वजह से शिफ्ट आ गई। पहली बात, हमने जब शिफ्ट निकाली तो हमने इस बात का तो डिस्कशन ही नहीं किया कि भाई दो स्लैब के बीच का डिस्टेंस कितना है, राइट। मतलब अगर यही सिचुएशन मैं तुम्हें कुछ ऐसे दे देता, कुछ इस तरीके से, और तीन स्लैब ऐसे रखे होते हैं n इक्वल टू 1.5, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 4/3, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर है ऑब्जर्वर, और मैं तुम्हें पूछ लेता कि व्हाट विल बी द टोटल शिफ्ट ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो अभी भी हम क्या करते हैं, अभी भी हम तीनों की वजह से जो इंडिविजुअल जो शिफ्ट आ रही है उन तीनों का क्या कर देते, समेशन कर देते। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब। पहली बात, इस 30 को भी हमने कहीं कंसिडर नहीं किया, ठीक है, फॉर्मूले में कहीं पे भी 30 नहीं आता, ये पॉइंट भी मैंने बताया था। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्लैब। Also, it is also independent from distance between two slab। ठीक है, दोनों स्लैब के बीच का कितना डिस्टेंस है हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे तो टोटल शिफ्ट से मतलब है। तो टोटल शिफ्ट क्या हो जाएगी यहाँ पर S1 प्लस S2 प्लस S3 सिंपल, ठीक है। तो ये आ जाएगी अपनी टोटल शिफ्ट। तो तुम्हें कोई भी स्टेप का सवाल आए तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, तीनों की वजह से इंडिविजुअल शिफ्ट निकालो और सबको ऐड कर दो, राइट। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें किस बात का ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी हम तभी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जब ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इन सेम मीडियम।
ठीक है, देखना अभी तक हमने जितने भी सवाल लिए थे मैंने तो कुछ रूल भी बताए थे कि स्लैब के आसपास के जो दो मीडियम है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो उस बोलने का उसका मतलब यही था कि ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम मीडियम में होने चाहिए। तो अब तक के हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं सबके अंदर ये बात तो याद रखनी है सबको कि ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट शुड बी इन सेम मीडियम, राइट। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्लैब्स और इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड स्लैब, ठीक है, इन सब डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ये वाली बात, और दोनों सेम मीडियम में होने चाहिए, राइट। तो अगर यही केस ऐसा भी दे देते तो तुम लोग कर सकते थे, टोटल शिफ्ट निकाल लो, सबको ऐड कर दो, राइट। ये तो ये वाला केस हो गया। सवाल आएंगे तो हम कर ही सकते हैं। लेट्स से एक सवाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे यहां पर स्लैब दिया है और यहां पर अपना कोई भी किसी भी टाइप का मिरर दिया है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और ऐसा मान लो कि ऑब्जेक्ट है यहां पर, इसकी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर और इसका एन है 1.5, ये डिस्टेंस ले लो 10 सेंटीमीटर और ये वाले डिस्टेंस इसका एफ ले लो 20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस ले लो 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सारी बातें हमें पता पड़ गई। अब मुझे ये पूछा है कि व्हाट विल बी द फाइनल इमेज, ठीक है, इसकी फाइनल इमेज क्या कहां पे बनेगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहली बात ट्राई करो इसको, ठीक है भाई, दो पार्ट में ट्राई कर लो, इस टाइप के सवाल थोड़े बहुत देखे थे हमने। फाइनल इमेज इसकी कहां बनेगी वो मुझे देखना है, तो बस शिफ्ट का ध्यान रखना है और कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो ऑब्जर्वर से लेट से कि एक रे, ऑब्जर्वर नहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेट से एक रे गई तो हमें पता है कुछ ऐसे मुड़ेगी और यहां से वापस एक बार ऐसे मुड़ेगी, तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, ठीक है, इसको आइडेस बोल देते हैं। मतलब कि मिरर के लिए ये वाला हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बात हमें समझनी है, मिरर के लिए ये वाला हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये शिफ्ट हो गई उसकी, और शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, शिफ्ट हम निकाल सकते हैं, शिफ्ट इज इक्वल टू टी 1 माइनस इसको एन इक्वल टू 1 ही ले लेना, राइट। तो टी विच इज 15 देन 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय म्यू ऑफ एयर 1.5, सो 15 1 माइनस 3/2 तो हो गया 2/3, 1/3 तो 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या आ गई बच्चों 5 सेंटीमीटर, राइट। उसका मतलब अब ये जो इमेज बन रही है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, रियलिटी में जो ऑब्जेक्ट है मतलब इसके लिए यहां से आ रही है रेस, ऐसा मानना पड़ेगा। तो इसके लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 10 + 15, और अगर ये 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई भाई 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 30 सेंटीमीटर, बट मैं लिखूंगा -30 क्योंकि u है, रियल ऑब्जेक्ट है और इस साइड है सारे डिस्टेंसेस, तो -30 लिख दिया। f की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो सिंपल लिख सकते हैं। और v की वैल्यू विच इज इमेज डिस्टेंस जो हमें निकालनी है इस सवाल के अंदर, तो आ जाएगा uf डिवाइड बाय u माइनस f, सो -30 -20 देन -30 + 20, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाय -10, तो आ गया -60 सेंटीमीटर। अब ये -60 तो आ गया, क्या ये फाइनल इमेज है -60 इन द सेंस 10 15 25 और 35 और इधर 35 और इधर, तो यहां कहीं क्या ये फाइनल इमेज है? नहीं, ये फाइनल इमेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इधर से जो वापस रे आएगी, ठीक है, वो भी तो इस स्लैब से पास होगी, ठीक है, वो भी स्लैब से पास होगी, तो कुछ ना कुछ उसकी भी शिफ्ट आएगी, राइट। वो शिफ्ट हमें निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकालते हैं देख लो, ठीक है। वापस शिफ्ट हमें ऑब्जर्व होगी कितने की 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की शिफ्ट कैसे ऑब्जर्व होगी, क्योंकि अभी भी भले रे आ रही है, ठीक है, वापस होके अपन ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे गई और यहां पर कुछ ऐसे आई, कुछ ऐसे, ठीक है, रियलिटी में यहाँ कहीं इमेज बनेगी।
बनने चाहिए थी कहीं यहाँ पर, और लेकिन इसकी वजह से थोड़ी शिफ्ट आ गई और ये थोड़ी आगे बन गई, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी भाई 5 सेंटीमीटर, बिकॉज शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ये और ये इन सब से इंडिपेंडेंट है। हमें तो किससे मतलब है, इसके टी से, इसके एन से और इसके सराउंडिंग के एन से बस। तो जो रे वापस आएगी मिरर से टकरा के, वो उसका भी थोड़ा शिफ्ट रहेगा क्योंकि वो गिरनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ उसकी वजह से वो थोड़ी आगे जाते हुए दिखेगी। ठीक है, तो उसका शिफ्ट हो गया ये। तो फाइनल इमेज में कहाँ पे बनेगी भाई, सोचो। शिफ्ट क्या आ जाएगा वापस 15 1 माइनस 2/3, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर किस साइड शिफ्ट होगी, इधर, राइट। तो इधर थोड़ी डायग्राम भाई देख लेना रे के हिसाब से, क्योंकि अगर ये नीचे से जाएगी तो अलग डायग्राम आएगा, ऊपर से जाएगी तो और अलग आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लेना। देखो अगर मैं इसको बड़ा बनाते हैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे गिरा था, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन थोड़ा और इधर जाता, बट रियलिटी में कुछ ऐसे जाना चाहिए था, तो शिफ्ट हो गई उसकी थोड़ी बहुत 5 सेंटीमीटर की। तो फाइनल इमेज कहां पर बनेगी भाई, -65 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर थोड़ा और शिफ्ट हो गया। तो जब भी मिरर वगैरह भी दिया हो तभी भी हम इस टाइप के सवाल सॉल्व कर सकते हैं आराम से, राइट। -65 शिफ्ट हो गई थोड़ी बहुत। चलिए, तो ये मिरर वाले केसेस। एक और वर्ड आता है जिसको काफी बार तुम लोग को बुक में भी मिल जाएगा, ऑटो कॉलिमेशन। ठीक है, अब ऑटो कॉलिमेशन का ये मतलब होता है, बताता हूँ। देखो लेट्स से कि अपन को एक स्लैब दिया है, मान लो कि ये कोई स्लैब है एंड सेम तरीके का सिस्टम है। वापस यहाँ पे किसी भी टाइप का मिरर हो सकता है, कॉनकेव, लेट्स से ज्यादातर कॉनकेव ही होगा। तो कॉनकेव है, उसकी कुछ फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये स्लैब है, इसकी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, 1.5 है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लेट्स से ये वाली डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा हुआ है और ये कुछ डिस्टेंस दी हुई है मुझे x। ठीक है, मुझे ये नहीं पता ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सवाल ये पूछा है, फाइंड x सो दैट image will be formed on object itself। ठीक है, और या तो तुम्हें ऐसा भी दे सकते हैं, फाइंड x फॉर ऑटो कॉलिमेशन, x फॉर ऑटो कॉलिमेशन। ऑटो कॉलिमेशन का मतलब वापस से काफी बार यूज होता है ये, उसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज की इमेज बन जाए, ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करता है, तो इसी जो इंसिडेंट होता है उसी को, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ऑटो कॉलिमेशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक x की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि इससे जो भी इमेज बनेगी, मिरर की वजह से, मिरर है तो इमेज बनेगी, जो भी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वापस बनेगी। तो भाई देखते हैं भाई क्या क्या है इसके अंदर। तो पहली बात, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि क्या ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो भी रेज जाएगी वो थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी स्लैब की वजह से। तो उसके हिसाब से हमें इसके पहले तो u निकालना पड़ेगा। तो इसका u क्या है, देखो यहां से कोई रे गई, कुछ ऐसे आई, देन वापस कुछ ऐसे हो गई। इन द सेंस यहां पर कहीं पे बनेगी इमेज और इतना सा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है वो करेगी ऑब्जेक्ट का काम, राइट, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये हमें समझना है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये शिफ्ट से आई हुई इमेज है, तो यहां से अगर रे जा रही है लेट से, ठीक है, मिरर के ऊपर, तो हम ये जानते हैं कि मिरर के ऊपर अगर मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बने, तो क्या होना चाहिए, उसका मतलब अगर कोई भी रे जा रही है वो वापस अपना पाथ रिट्रेस करनी चाहिए। ठीक है, अगर जाती हुई रे ने अपना पाथ वापस अगर गई और वापस रिट्रेस कर लिया, ठीक है, वापस यहां आती हुई नजर आई यहीं पे, ठीक है, बाकी ये तो यहीं इसी इसी पाथ के थ्रू जाएगी, बट इसकी वजह से हमें थोड़ा शिफ्ट भी देखने को मिलेगा, राइट। तो हमें ये समझना है कि फाइंड x सो दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड
ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बननी चाहिए। तो ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्केव मिरर की वजह से कब बनती है? जब जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां पे रखा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब u की वैल्यू -c के बराबर हो जाती है तब हमें पता है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम जगह पे बनते हैं और उसी पोजीशन को हम ऑटोकॉलिमेशन बोल सकते हैं, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो अगर ये है ऑब्जेक्ट तो मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर की, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट ये है तो इसको मैं u लूंगा। तो भाई u की वैल्यू क्या होगी भाई बताओ? u डिस्टेंस ऑफ u विल बी ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली प्लस ये वाली। अगर सोचो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये तो हो गई शिफ्ट, जो स्लैब की वजह से जो शिफ्ट होगी उसकी वैल्यू इतनी, और उसको अपन आराम से निकाल सकते हैं भाई s इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1/3/2 1.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट आ गई 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 5। तो देखो इमेज की मतलब ये जो भी शिफ्ट की वजह से जो इमेज बनी थी जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी उसकी डिस्टेंस कितनी है मिरर से? 10 प्लस 15 प्लस x माइनस 5, और यही क्या होगी अपनी u। तो u की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 5 प्लस 15 प्लस 10, और इसी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? अगर इसकी वैल्यू c के बराबर हो गई या तो 2f के बराबर हो गई 40 के बराबर, माइनस माइनस हटा देना क्योंकि f भी नेगेटिव होगा, राइट। तो जब ये डिस्टेंस की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है उसका c के बराबर हो, c के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए मतलब 40 के बराबर हो जाए, तब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए तो इमेज, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मतलब यहीं पे बनेगी, राइट। तो ये आ गया, तो यहां से अपने को x आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई? x प्लस 10 10 20 और 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, राइट। तो ये वर्ड काफी बार यूज होता है ऑटोकॉलिमेशन, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, राइट। तो इस टाइप की बात है। तो देख लो भाई क्या करना है हमारे लिए। ऑब्जेक्ट जो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट वो आएगा जो शिफ्ट के बाद आएगा, ठीक है, क्योंकि स्लैब बीच में है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। और तुम्हें अगर फाइनल इमेज भी पूछी है तो लास्ट वाला सवाल किया ही है कि जो वापस रे आ रही है उसकी भी शिफ्टिंग हमें करनी है। तो बस जिधर जाए काम की रेस उधर अपने को क्या करना है? उधर पॉजिटिव मानना है, ठीक है। चलिए अब तक हमने जो केसेस देखे उसमें ये देखा कि ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट जो थे दोनों सेम मीडियम के अंदर थे, राइट। इधर n1 n2 n3 कितने भी मीडियम लगा दो, अगर ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट सेम मीडियम में है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सबकी इंडिविजुअल शिफ्ट निकालेंगे और उनका समेशन करेंगे। अब हम एक आध केस ये भी देख लेंगे कि जब ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट है दे बोथ आर नॉट इन सेम मीडियम। जब दोनों सेम मीडियम में नहीं हो, लेट्स से कि अपने पास कुछ ऐसे मीडियम दिए हुए हैं, लेट्स से ये है n1, ये है n2 वाला और ये है n3 वाला। इसकी विड्थ है t1 मतलब यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, इसकी विड्थ है t2 और इसकी विड्थ है t3, और t3 के जस्ट बाद यहाँ पर है जस्ट कॉर्नर पे ऑब्जर्वर, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वर किस में है भाई? n3 में है, और ऑब्जेक्ट किस में है? n1 में। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो दोनों अलग अलग मीडियम में मुझे दिए हुए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे वो देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, अगर ये मुझे स्लैब दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, तो सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट से कुछ रेज आएगी, ठीक है। तो सारी रेज देखो, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, n1 है, ये n2 है एंड n3 है, दोनों अलग अलग मीडियम में है। तो ऑब्जेक्ट से कुछ रे गई और थोड़ा सा वो शिफ्ट हो गई, ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, शिफ्ट हो गई। अब जब यहां जाएगी तो वापस शिफ्ट होगी, तो पहले तो हम शिफ्ट निकाल लेते हैं इसकी वजह से, ठीक है। शिफ्ट हमें पता है अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला कौन सा था? d dash by d is equal to n2 by n1, राइट। d dash
अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की अपेरेंट हाइट निकालनी है तो वो निकालते हैं। अपेरेंट हाइट उसकी कितनी दिखेगी मुझे, तो d डैश डिवाइड बाय d विच इज इसकी रियल डेप्थ विच इज t1 दैट इज इक्वल टू n2। n2 क्या था, जहां पे रे जा रही है, रे कहां पे जा रही है n2 में, और n1 क्या है, जहां से रे जा रही है तो n1। तो d डैश की वैल्यू क्या आ गई भाई, n2 बाय n1 इनटू t1। ओके, ये बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया। अब ये डिपेंड करेगा कि इधर बनेगा इधर बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n2 एंड n1। ठीक है, जो भी मीडियम दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि ये इधर आएगा या इधर आएगा। ठीक है, d डैश की वैल्यू d से बड़ी भी हो सकती है, ये है d, राइट, और उससे छोटी भी हो सकती है, तो ये आ गया d डैश। मतलब लेट्स से यहां पर बनी अपनी इमेज, तो ये कुछ ऐसे आ गया। ओके ठीक है, अब जो ये वाला ऑब्जेक्ट है वहां से रे जा रही है इस मीडियम में, और यहां से कुछ रिफ्लेक्ट होके लेट से कुछ ऐसे हुआ, और यहां पर बनी अपनी फाइनल इमेज आई डैश जो ऑब्जर्वर को नजर आई, तो दूसरी शिफ्ट आ गई। तो दूसरी शिफ्ट के लिए फॉर्मूला का क्या अप्लाई करेंगे, अब देखो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने यहां से यहां का फॉर्मूला लगाया, अब हम यहां से यहां का फॉर्मूला लगाएंगे। जब मैंने स्लैब का फॉर्मूला डिराइव किया था तभी भी ऐसा किया था, बट वहां पर जो ऑब्जर्वर का मीडियम था वो पहले मीडियम से मैच कर रहा था, तो एक टर्म कैंसिल हो जाती थी, इसमें बस वही टर्म रह जाएगी, वो देख लो जरा। तो वापस हम फॉर्मूला लगाएंगे d डबल डैश बाय d, या तो d डैश बाय d इज इक्वल टू n2 बाय n1। हमें पता है n2 n1 ये नहीं है, देखना n2 क्या है, जहां पे रे जा रही है, रे जा रही है, रे कहां जा रही है, यहां पर जा रही है n3 में, तो आगे n3 कहां से जा रही है वो नीचे आएगा, और कहां से जा रही है n2 से। d dash is the apparent depth from this medium, from this boundary, and d is the distance from this boundary of object, और ऑब्जेक्ट क्या है इस बाउंड्री के लिए यहां पर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, d डैश ये है ये वाला, d डैश ही तो ये, और t2, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू d डबल डैश डिवाइड बाय d डैश प्लस t2, राइट। तो देखो d डैश की वैल्यू, सॉरी d डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, d डबल डैश दैट इज इक्वल टू n3 बाय n2 ब्रैकेट में d डैश प्लस t2, d डैश इज n2 बाय n1 इनटू t1 प्लस t2, राइट। अब देखो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा n3 बाय n1 इंटू t1 प्लस n3 बाय n2 इंटू t2, ये आ गया d डबल डैश। एंड व्हाट इज दिस d डबल डैश, d डबल डैश आ गया डिस्टेंस किसका, फाइनल इमेज का, कहां से, ये वाली सरफेस, देखो d डबल डैश। और अगर मुझे उसकी डिस्टेंस निकालनी है फाइनल इमेज के ऑब्जर्वर से, तो तुम लोग क्या करोगे, t3 को और ऐड कर दो। ठीक है, देखना है d डबल डैश है क्या, यहां पर इसको मैंने शिफ्ट नहीं बोला है, d डबल डैश है ये वाली डिस्टेंस, ध्यान से देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस है, दिस इज द d डबल डैश which is the apparent depth of this image, तो ये हो जाएगी, ये तो थी रियल डेप्थ d डैश प्लस t2, ये हो जाएगी apparent depth which is d डबल डैश, राइट। तो अगर मुझे ऑब्जर्वर से डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम फाइनल इमेज कितनी हो जाएगी, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है विच इज t3, राइट, t3 प्लस ये वाला, तो इन द सेंस d डबल डैश प्लस t3, d डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, n3 बाय n1 इंटू t1 प्लस n3 बाय n2 इंटू t2 प्लस t3, राइट। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, एक ट्रिक भी इसके अंदर याद भी रख सकते हो। देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, n3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, t1 बाय n1 प्लस t2 बाय n2 प्लस t3 बाय n3, देख लो वापस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो क्या बन गया, n3 t1 बाय n1, n3 t2 बाय n2, एंड n3 t3 बाय n3 है, n3 n3 कैंसिल, तो वापस t3 आ गया। मतलब या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n3 कर दो तो भी एक क्लियरिटी रहेगी कि ये कहां से आया। तो ये आ गया अपना फाइनल डिस्टेंस, लेट्स से x, राइट, ये आ गया x,
राइट। ये फाइनल डिस्टेंस है, लेकिन कहां से है? फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये शिफ्ट नहीं है, एक बात का ध्यान रखना, ये शिफ्ट नहीं है। शिफ्ट तुम लोग निकाल सकते हो इस वाली वैल्यू से, शिफ्ट की वैल्यू हो जाएगी इतनी, ठीक है। मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर से, और इमेज का ऑब्जर्वर से कितना है? इतना। तो दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम्हें शिफ्ट आ जाएगी, कितना ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ ऑब्जर्वर के लिए। बट ये फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट जो है दोनों सेम सॉरी अलग अलग मीडियम में है। फॉर्मूला ध्यान से देख लो, n3 t1 by n1 plus t2 by n2 plus t3 by n3 कितने भी मीडियम दिए हो, व्हाट इज दिस n3? यहां पर n3 ही बाहर आया है और कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर नहीं आया है। दिस n3 is basically the refractive index of the observer of the medium where the observer is placed, ठीक है। ऑब्जर्वर जहां पे भी हमने रखा हुआ है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर आता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस ये समझना है इसको, ठीक है। नोट कर लो इसको। ये तब हम इस्तेमाल करेंगे जब अलग अलग मीडियम में है। अगर इसको मैं जनरलाइज कर दूं तो भी तुम्हें आना चाहिए। लेट्स से कि अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्लैब है, बहुत सारे, ठीक है, n1 n2 n3 nn ऐसे, और फाइनली क्या है अपना ऑब्जर्वर यहां पर है, यहां पे जस्ट ऑब्जर्वर इसके जस्ट बाहर है, ठीक है। मुझे इतनी वैल्यू पता है, राइट। जैसे ये ऑब्जर्वर का मीडियम है, जस्ट यहां पर रखा हुआ है ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट लेट से जस्ट यहां पर रखा हुआ है ना। और मुझे पूछ लिया कि भाई टोटल शिफ्ट बताओ, तो तुम्हें टोटल शिफ्ट देखो कैसे बतानी है। टोटल शिफ्ट क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू ऑब्जर्वर का मीडियम डिवाइड बाय, मतलब मल्टीप्लाई t1 by n1 वेयर n1 शुरुआत का मीडियम और कुछ नहीं, प्लस t2 by n2 से अप टू tn by n। कितने भी मीडियम दिए हो, एक स्लैब दो स्लैब कितने भी दिए हो, बस एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर क्या आएगा? ऑब्जर्वर का मीडियम, राइट। अब इसी सवाल को फ्रेम करके बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर ये इस तरीके से तुम्हें वाटर टैंक दे देंगे जिसके अंदर 3-4 लिक्विड भर देंगे, कुछ भी दे सकते हैं ऐसे, और लेट्स से ऑब्जर्वर बॉटम ऑफ द सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर को भी भरा हुआ है पानी से और सबसे बॉटम पे रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर है अपना ऑब्जेक्ट, इसका n है 1.5, इसका n है 2 और इसका n है 2.5, नहीं होता इतना सारा बट है। लेट्स से डिस्टेंस इनकी दे दी सबकी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, और मैं जस्ट इस लिक्विड के यहां पर ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूं, राइट। यहां पर ऑब्जर्वर है अपना और यहां पर है ऑब्जेक्ट, राइट। अब मुझे पूछा है व्हाट विल बी द टोटल शिफ्ट, राइट। तो यहां पर ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर ऑब्वियस सी बात है हवा में है, ठीक है। और ये कहां पर है? ये है बाहर, बाहर नहीं है अंदर है, मतलब दोनों का मीडियम क्या है? अलग अलग है। अगर ये बाहर होता तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है, तीनों की वजह से जो शिफ्ट है उनको ऐड कर दो। बट जब ऐसा नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे? तो हमें डिस्टेंस मिलेगी फाइनल इमेज की, कहां से? वो शिफ्ट नहीं आएगी, ध्यान से देखना। जब हम लास्ट वाले s1 प्लस s2 प्लस s3 करते थे वो तो टोटल शिफ्ट आएगी, बट इस फॉर्मूले से शिफ्ट नहीं आएगी। ये क्या लिखा मैंने? शिफ्ट नहीं है, ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर से डिस्टेंस है फाइनल इमेज की, ठीक है। तो फाइनल इमेज की डिस्टेंस d अगर मैं बोलूं तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑब्जर्वर का मीडियम विच इज n इक्वल टू 1, मान लो हवा के अंदर है तो 1, देन t1 by n1 तो 10 by 1.5 प्लस 15 by t2 by n2 प्लस t3 by n3 2.5, बस खत्म। d जो भी आया तो कितना आएगा? 100 बाय 15 प्लस 7.5 प्लस 200 बाय 25, तो ये कुछ 8 के अराउंड हो जाएगा। 8 प्लस 7.5 15.5 और ये आ जाएगा 6.67 के अराउंड, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 15.5 प्लस 4.5 और 2.1,
तो आ जाएगा 22.1 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो क्या क्या आ जाएगा। ये 22.1 सेंटीमीटर कहाँ से डिस्टेंस है, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये जो इसकी इमेज है वो अगर ये 20 है तो उसके बाद जरा सा यहाँ पर कहीं पे इसकी फाइनल इमेज दिखेगी। अब इसकी शिफ्ट भी पूछ लो तो भाई नीचे से डिस्टेंस निकाल लो, ये कितना होगा, अगर ये पता है तो ये पता ही है, राइट। इसको एक बार कैलकुलेट और कर लेना अपने शब्दों में। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालेंगे जब ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग मीडियम में दे रखे हो। सेम मीडियम का तो आसानी है, राइट।